हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का हिंदी विषय। और हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 12 रानी, लेखिका महादेवी वर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में, निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुम नींव की ईंट हो में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भाव, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव समस्त जीव सृष्टि पर अनुकंपान्वेषण करने वाले छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकारा। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। छायावादियों के 4 स्तंभों में बताया कि छायावाद के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों के 4 स्तंभ हैं। पहला के जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका पूरा नाम है। इनमें प्रसाद के साथ सदा इतिहास बोध, पंत ने प्रकृति के कोमलता का वर्णन किया है, निराला ने अपनी ओजस्विता और रौद्रता को, और महादेवी ने दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में जानी जाती है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी यानी कि ज्ञानी प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवयित्री ही है, किंतु स्मित की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकारा रेखाचित्रकारा के रूप में अपनी पहचान बनाने में भी सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की कुछ पुस्तकें हम लोग देखेंगे। निर्जा, सांध्य गीत और हैं इनमें दीपशिखा, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा की ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो उनके द्वारा रचित की गई हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं इसमें पाठ से रिलेटेड जो सारांश दिए गए हैं। पाठ से रिलेटेड सारांश में हम देखेंगे कि महादेवी वर्मा जो है कि
अपने रेखा चित्र में किन चीजों का वर्णन किया है। महादेवी वर्मा के जीवन से रिलेटेड अगर आपको रेखा चित्र संस्मरण देखा है तो महादेवी वर्मा जो है कि अपने गद्य लेखन में एक वो महान कवयित्री होने के साथ साथ एक सफल गद्यकारा भी रही हैं। और उस गद्यों में हम लोग देखते हैं रेखा चित्र संस्मरण। तो यहाँ जो है एक घोड़ी है और उस घोड़ी के साथ उनको बचपन में रहने का मौका मिला था। घोड़ा मेल तो घोड़ी फीमेल। तो उससे जो है कि उसके उस पशु के साथ उस घोड़ी के साथ जो रहने का, रानी उसका नाम है, उसके साथ जो रहने का मौका मिला और उसके साथ उन्होंने क्या चीज़ें देखी उन चीज़ों का यहाँ पर वर्णन। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उसके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावपूर्वक शैली में चित्र अंकित किया गया। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती, यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पंछी निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह प्रेम छलकता नजर आता है। स्टूडेंट, यहाँ पर महारानी महादेवी वर्मा एक घोड़ी की कहानी नहीं बताती है, वो तो एक मोर की, फिर एक गौरा करके गाय की, गिल्लू गिलहरी स्क्वैरल की, ऐसे अनेक पशु पंछियों को वो पाल कर अपने घर में, इतनी लंबी कतारें थी महादेवी वर्मा के घर पर, बड़ी लंबी कतार थी पशु पंछियों की। वो पशुओं को पंछियों को वो पालती थी, पशु पंछी की बहुत शौकीन थी। उनके बारे में थोड़ी सी आपको मैं नॉलेज दे रही हूँ कि कोई ऐसा शायद ही जानवर होगा जिसको उन्होंने न पाला होगा अपने घर में, और वो सारे जानवर मनुष्य की भावनाओं से पूरी तरह से अवगत थे। कुछ जीव तो इतने मानवीय वेदनाओं से परिपूर्ण हो गए थे जो महादेवी वर्मा के हृदय को छू लेते, और उनके बारे में महादेवी वर्मा ने अपनी रचना में जरूर लिखा है। तो यहाँ पर उस घोड़ी के बारे में उन्होंने लिखा। उस घोड़ी के साथ रोजी, निक्की एक नेवला जो है, और रोजी जो एक फीमेल डॉग है, वो भी उनके साथ उस घर में आए। गद्य समझौती रियायत होने के कारण, रियायत यानी रजवाड़ों का इलाका होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं पर सफेद गधों जिसकी जाति संबंध में रामा ने क्या हमारा ज्ञानवर्धन किया था, घूमते देखते थे। रामा की कहानियों से तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। उन्हें गधे पर बिठाकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि उन्हें दंड मिला था, या रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। उन्हें बिलास से गधे पर बिठाकर दंड देकर भारत भेजा गया, क्योंकि यहाँ वह वाहन नहीं। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा टीचर ने क्या पढ़ दिया। मैं पाठ से रिलेटेड आपको बता रही हूँ। अंग्रेज जब भारत देश पर, उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व था, भारत देश पर राज कर रहे थे, उस समय की बात है। तो यहाँ पर उनका रामा शब्द आया। रामा एक पर्सन है जो महादेवी वर्मा के घर का बहुत ही विश्वासु नौकर है। रामा अपनी कहानियों में बच्चों को, महादेवी वर्मा छोटी थी, इनके दो भाई छोटे थे, तो इनको बताता था कि राजाओं की कहानियों में कि राजा जिसको देश निकाला देते थे उसको घोड़े पर बिठाते थे, उसके मुंह पर कालिक पोत देते थे और उसको देश से निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों की रियायत में महादेवी वर्मा ने देखा कि अंग्रेजों के जो बच्चे थे वो छोटे छोटे टट्टुओं पर बड़ी प्रसन्नता से बैठकर घूमते थे। तो महादेवी वर्मा अपने नौकर से पूछ बैठती कि रामा,
तुम तो कहते थे कि उन्हें सजा मिलती है, पर ये तो बड़े खुश होकर घूम रहे हैं। तो रामा उन्हें समझाता कि हाँ, ये जो है कि अंग्रेजों के बच्चों को विलायत में ऐसा वहाँ नहीं है, इसीलिए उनको देश निकाला दे दिया गया था, हमारे देश में आए हैं और हमारे देश में आकर इन टट्टुओं पर वो घूम रहे हैं। इस तरह से रामा जो है कि बच्चों को झूठ बोलकर कुछ भी बातें बना देता। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। ये इनके दोनों भाई बहन महादेवी के और महादेवी ने इस तरह से जो है कि अपने पिता को एक पत्र लिखा। महादेवी वर्मा के पिताजी ने इनसे पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठेल तीनों भाई बहनों में होने लगी। अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया महादेवी वर्मा ने खुद, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है, क्योंकि रामा ने बच्चों के कान में यही बातें तो भरी थी। पता नहीं, महादेवी कहती हैं कि हमारे अजस्र ज्ञान के स्रोत रामा को बाबूजी से डांटा या नहीं। बाबूजी से डांट तो पड़ी होगी, परंतु कुछ दिन बाद महादेवी कहती, हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू लाने के बाद दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घुमाने आदि उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक नौकर रखा गया। अब तो उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित थे, आतंकित भी हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जियो के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को नौकर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और खिड़की दरवाजे में परिवर्तन भी नहीं हो सकता। लेकिन आज ये जो है कि ये घोड़े आने से किस तरह से इसमें परिवर्तन हुआ है। रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते थे। बाबूजी ने यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारे लिए, हमारी सवारी के लिए आया, हम सब 4-5 दिन उनसे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में हमारी मित्रता उस टट्टू से हो गई। रामा ने उनका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि ताज रानी कहकर इस घोड़ी को बुलाते हैं। ताजमहल का चित्र तो बच्चों ने देखा था। रामा कल्लू को माँ की गंभीर कहानियों में रानी सुख दुख की गाथा सुनते सुनते बच्चे इतने सहृदय हो गए थे कि ताजमहल भवन से रानी को निकाल करके बाहर फेंक दिया गया हो और ये बेचारी इधर उधर भटक रही। ऐसे बच्चों का मन था, रानी के विषय में ऐसी कल्पनाएं बच्चे करने लगे। रानी वो घोड़ी थी, उसके बारे में ऐसी कल्पनाएं करने लगे और फिर रानी से उनको जो है कि प्रेम हो गया। अब था वह इतनी सुंदर थी कि अब उसकी छवि आंखों में वैसी आज भी बसी। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिस पर फूला फूला चारों ओर की गंध वह लेती रहती थी, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी छत विछत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के काम आती है। ये जो है कि उस घोड़े के सुंदरता का वर्णन है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु उससे दीर्घकाल के उपरांत ही समझ थी
पर से रेखाएं आज भी नहीं भूलती, आज भी वो घोड़ी हमारी दृष्टि में याद है, महादेवी कहती हैं। बच्चे बार बार सोचते कि वह कुछ और छोटी क्यों नहीं होती, रोजी और निक्की के समान। उसे भी अपने कमरे में रख लेते, रानी को अपने कमरे में। रोजी और निक्की, वो नेवला और वो फीमेल डॉग, उसको तो बच्चे अपने कमरे में रखते, पर इसे भी वो रखना चाहते, पर वो उसे रख ना पाते। अस्तबल उसके लिए बना हुआ था और वहीं पर वो रहती थी। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयार में बच्चे फूल खोजते और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में बच्चों ने उससे मैत्री कर ली थी। और वह बच्चों को जब न देखती तो हिन हिना कर उन्हें जो है कि बुलाती। फिर घुड़सवारी का कार्यक्रम बच्चों आरंभ होता है। घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ और मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी और सुंदर जीने और खरीदे गए। भाई के लिए चमड़े के घेरे वाले, जिससे वो भाई बहुत छोटा था, गिर न जाए, उसके लिए छोटा जीना बनाएंगे। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर के बच्चे बारी बारी से उसकी पीठ पर चढ़ते और जो है कि नौकर जो था रामा उन्हें थोड़ी देर घुमाता और लौटा कर लाता। पर बच्चे थोड़े मोड़े घूमने से संतुष्ट न होते थे। बच्चों की विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट होती, वो चाहते थे कि खूब देर तक घोड़े पर घूमे। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूल झूल कर तथा स्टूल लेकर सहारे पर उसकी पीठ पर चढ़कर उन्हें संतोष न होता। अंत में एक दिन छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर रानी को खोलकर बच्चे बाहर ले गए। चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने लगे। वह स्वाभाविक था कि वह ताज रानी हमारी अराजकता प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना विभिन्न स्तरों का बोध न होकर के सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, अतः उसके लिए पशु पंछी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। यानी कि बच्चों में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होता। निक्की रानी की पूंछ पर झूलने लगता, रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल उछल कर नीचे कूदती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर का सिंहासन बना हो, मयूर का सिंहासन है, मोर से बना हुआ सिंहासन हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। रानी वो घोड़ी उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुबकी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाना, महादेवी वर्मा के बैठ जाने पर उनके भाई ने अपने हाथ में पतली संटी थी और उसके पैरों में चोट मार दी। चोट लगने की संभावना तो नहीं थी, परंतु उसे न जाने उसका कौन सा स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, जंगल, नदी, नाले सब एक कर देना चाहती हो। इतनी तेजी से वह घोड़ी जो है कि भागी और उसकी पीठ पर महादेवी वर्मा बैठी। कुछ दूर महादेवी अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभालते, परंतु गिरना तो निश्चित था। गिरते ही रानी मानो बीते हुए कल से वर्तमान में आ जाती है और वो जो है कि निश्चल खड़ी हो जाती है और जैसे उसको पश्चाताप होने लगा, महादेवी वर्मा ऊपर से गिर चुकी थी। साथियों की चीख पुकार से घर के लोग जो है कि दौड़ कर आए और उसे बिछौने पर उन्हें डाला। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह वैसी करुणा भरी पश्चात की दृष्टि से देखकर ही निन्याने लगी और उस घोड़ी की आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि महादेवी वर्मा को कुछ ज्यादा ही चोट लग चुकी थी। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए छोटे भाई के जन्मदिन पर नानी ने भाई के लिए सोने के कड़े भेजे थे। वो भी स्मृति उन्हें याद है। और सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर जो है कि बच्चे रानी के पास दिखाने के लिए अवश्य जाते। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किस प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों की में वलय की तरह पहना दिया। छोटा भाई जो है वो जाता है और रानी को दिखाता है और दिखा करके जो है कि वह उसके कान में कड़ों को पहना देते। कान में कड़ों को पहनाने के बाद
वो बच्चा था भूल गए। फिर हम सब खेल खेल में सब भूल गए। संध्या के समय भाई के कड़े रही था देखकर माँ ने उनसे पूछताछ की। तब खोज आरंभ हुई। कभी कहीं भी कड़ों का पता न चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती रही, हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वो घोड़ी अपने कानों को अपने पैरों से खुजाती, फिर वो मिट्टी को खुजाती, मिट्टी को खुरेदती। बाबूजी ने आज इस घोड़ी को, रानी को इतना बेचैन, इतना परेशान देख करके उन्होंने कहा कि नौकर को बुलाया और बोला कि यहाँ जरा खोदो, क्या ये घोड़ा बता रही है। अंत में जो है कि मिट्टी को हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े वहां गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं हुआ, परंतु रानी सारे घर का हृदय जीत लेती, सारे घर में स्थान पा लेती है कि उसकी वजह से कड़े मिल गए थे। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर बच्चों ने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। सुबह उठे बच्चे तो उसके पास छोटे घोड़े के बच्चों, यह कहाँ से कहकर रामा को इतना थका दिया कि रामा निरुपाय घोषणा की कि यह नया जीव रानी की पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है क्या इसके पेट में? और रामा ने स्वीकृति में सिर हाँ। अब तो हम विस्मित हुए और क्रोधित भी। ये छोटे छोटे जीव काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं उसके पेट में घुसकर खा लेते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़े पर, वे छोटे भाई बहन घोड़े पर, बड़े रानी पर बैठेंगे और रानी जो है कि महादेवी कहती है मेरी सेवा करेगी। प्रस्ताव उचित था और जान पड़ा जब एक दोपहर को कहीं से साग काटने वाली भाई ने चाकू लाया और चाकू देख करके सबका साहस बच्चों का जवाब देगा। और एक भी समस्या थी कि हमारा ध्यान गया कि आखिर हम रानी का पेट फाड़ेंगे तो सिएंगे कैसे। रानी माँ की महीन सुई तो इससे तो इसका पेट सीना समो नहीं, टाट सीने का सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था जहाँ हमारी पहुँच न हुई। कुछ दिनों उपरांत जब रानी अश्व शिशु कुछ बड़ा होने लगा तब हमें न अपना क्रोध स्मरण आया और ना ही हमें वो दूसरा कोई बच्चा रानी का पेट चीरकर चाहिए था। इस तरह से एक घोड़े के जो है कि मानवीय संवेदना से परिपूर्ण कथा महादेवी वर्मा ने लिखी है, जो हम लोगों ने देखा। पाठ से रिलेटेड कुछ हम लोग शब्दार्थ देख रहे हैं। पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हैं बदरी, बादल, अनुकंपा, दया भावना प्रकट करना, रियासत, राज्य, ठेलम ठेल, चलना तू चलना ऐसा, विलायत, ब्रिटेन, विस्थापित, स्थान से छूटा हुआ, अस्तबल, घोड़े का आवास, अयाल, लगाम, बागडोर, संटी, सोटी, बरामदा, बरंदा, आंखों में बसना, हृदय में समाना, जवाब दे देना, अंत हो जाना के नष्ट हो जाना। बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर 12 रानी कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड जो आपको वर्कशीट दी गई है उसके क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है, नोटबुक में नोट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच।